नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ट्रम्प साहब झूठ बोलने में दिन रात आगे चल रहे हैं। अभी दुनिया में उनसे बड़ा कोई झूठ बोलने वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के रक्षा ये जो परमाणु ठिकाने हैं, 3 परमाणु ठिकानों पर जब हमला किया था, उसके बाद ट्रम्प साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देश को संबोधित किया और कहा कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। मीडिया में भी खूब हल्ला हुआ। बाद में ईरान ने कहा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने ट्रंप की बात को माना। अब जो है, इजरायल ने कल फिर हमला किया और कहा जा रहा है कि और मजबूत हमला किया। इसका मतलब है कि ट्रंप ने जो कहा था वो गलत कहा था। ट्रंप ने कहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया है, ध्वस्त नहीं हुआ। और उसके बाद अमेरिका के हमले के बाद आपको पता है ईरान ने बहुत मजबूत हमला किया था। तो कोई 550 मिसाइलों को दागा अब तक। और बताया जा रहा है कि इजराइल में जो है लोग मिसाइलों से बचने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है। सरकार ने कहा है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी इजरायली नागरिक है। उस ऐप का नाम है होम फ्रंट कमांड। इजराइल का ऑफिशियल ऐप है। और ये ऐप क्या करता है कि जिस किसी भी इलाके में मिसाइल अटैक की आशंका होती है, पहले एक मैसेज आ जाता है। और मैसेज आने के बाद लोग जो है भाग जाते हैं, बंकर की तरफ चले जाते हैं, सेफ जगह की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो छुप जाते हैं और मिसाइल हमले से संपत्ति का नुकसान तो होता है, लेकिन जान की क्षति नहीं होती उस तरीके से। लेकिन कहा गया कि अमेरिका के हमले के बाद जो ईरान ने हमला किया, मिसाइल दागे, उस मिसाइल का अलर्ट नहीं आया, कोई मैसेज फ्लैश नहीं किया, कोई सायरन नहीं बजा। और ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचा दी। कहा जा रहा है कि आयरन डोम भी फेल हो गया, क्योंकि इस जो मिसाइल हमला अटैक हुआ उसमें न कोई अलर्ट मिला, न ही सायरन बजा। और वहां के नागरिक बताते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दैनिक भास्कर ने वहां के नागरिकों से बात की है, उसने खबर दी है कि वहां के नागरिकों का कहना था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ है जब मिसाइल गिरने के पहले सायरन सिस्टम काम नहीं किया। सायरन के वक्त पर अलर्ट न होना हमारे लिए हैरान करने वाला है, वहां के नागरिक बता रहे हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसका कहना है कि वार्निंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई। सायरन क्यों नहीं बजा और अलर्ट अलर्ट क्यों नहीं गया, इसकी जांच की जा रही है। सरकारें अक्सर करती है, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलती है। यहाँ भी यही लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो बिना चेतावनी के और बिना पकड़े हमला कर सकते हैं। और यही वजह है कि ईरान जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। और ईरान ने तो बाकायदा अब जो है ऐलान कर दिया है और कहा है कि वहां के उप विदेश मंत्री हैं माजिद तख्त रवांची, उन्होंने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। इसके अलावा ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फागरी, उन्होंने कहा है कि गैम्बलर ट्रंप को गैम्बलर एडजेक्टिव से संबोधित किया है। गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू जरूर किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। हिंदी सिनेमा में अक्सर ये डायलॉग आया करता था और हीरो जो है बोला करता है विलन को। अभी हाल की फिल्मों में, इधर की फिल्मों में नहीं है, लेकिन अगर आज से
5-7 साल पहले की फिल्मों तक में, अक्षय कुमार तक की फिल्मों में भी आता रहा कि युद्ध तुमने शुरू की, लड़ाई ये लड़ाई तुमने शुरू की, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। वही यहाँ डायलॉगबाजी चल रही है, और कहा कि गैम्बलर ट्रम्प, आपने युद्ध जरूर शुरू किया है लेकिन हम इसे खत्म करेंगे। और इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि जो ईरान है, ईरान की संसद में जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, कहा जाता है कि वहां से जो रास्ता है, वहां से कोई 20% दुनिया का तेल उसी रास्ते से इस देश से उस देश जाता है। और अगर होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया गया तो दुनिया में तेल का संकट आ जाएगा। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसका असर गल्फ कंट्रीज पर ही ज्यादा होगा, क्योंकि उनका व्यवसाय प्रभावित होगा, जबकि इजरायल और अमेरिका पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए प्रस्ताव वहां पास तो कर दिया गया है होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का, और ये प्रस्ताव सुरक्षा संस्था के पास भेजा जाएगा। अब अगर इसको बंद किया जाता है तो इसका गल्फ कंट्रीज पे इसका असर पड़ेगा, उनके व्यापार पर, उनके बाकी चीजों पर। तो क्या ईरान गल्फ कंट्रीज जो है, जो मुस्लिम देश है, बाकी मुस्लिम देश, खाड़ी के जो देश है, क्या उनके साथ तो झगड़ा करेगा? ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि अब तक जो है मुस्लिम कंट्रीज ने, किसी ने अमेरिका का पक्ष नहीं लिया है, किसी ने इजराइल का पक्ष नहीं लिया है, और बाकायदा कहा है कि निंदा की है। 21 मुस्लिम कंट्रीज ने इस बात की निंदा की थी कि जो G7 में है, इस बात का तो चर्चा हुई कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, लेकिन ईरान को भी तो अपनी रक्षा का अधिकार है। G7 ने ये नहीं कहा कि ईरान को भी अच्छा अपनी रक्षा का अधिकार है। और इस बात को लेकर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन लोगों ने, खाड़ी के देश भी इसमें कई शामिल है, संयुक्त अरब, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद इराक, कतर, ये तमाम देशों ने, मिस्र ने, पाकिस्तान ने भी आलोचना की थी। पर ये जो अमेरिका ने हमला किया, इसका रूस, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों ने हमला किया। और जो ईरान के विदेश मंत्री है, वो मॉस्को जाकर के मिले पुतिन से। पुतिन ने कहा है कि हम पहले ट्रंप से बात करेंगे। अब देखिए, ट्रंप से बात करते हैं तो क्या बात होती है। लेकिन जब अमेरिका सीधे तौर पे इस युद्ध में कूद गया है तो बात क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या पुतिन अगर ट्रंप से बात करते हैं तो दबाव डालने की पोजीशन में है ट्रंप पर, पुतिन? ऐसा संभव है? सब जानते हैं कि एक तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कमजोर हुआ, फिर जो लंबा युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, उसमें रूस ने काफी नुकसान सहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास टेक्नोलॉजी है, और उसका ये जो ईरान है, ईरान उसके लिए बहुत मजबूत दीवार है। अगर ईरान की दीवार अगर अमेरिका ढाह देता तो रूस और कमजोर होगा। हालांकि बताया जाता है कि जब से ईरान पर हमला हुआ है तब से, और फायदा उसमें दिख रहा है कि रूस से ज्यादा तेल निर्यात हो। कई लोगों का मानना था कि जल डमरू मध्य अगर बंद किया जाता है तो इससे भारत पर भी बुरा असर पड़ेगा। भारत पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भारत जो है परेशान हो जाएगा। भारत जो मीडिया में है जानकारी, उसके अनुसार मैं बताऊं, जो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने भी बयान दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तेल है, तेल की कमी नहीं है, और 74 दिनों के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है। हालांकि युद्ध जिस तरह से चल रहा है उसमें 74 दिन कोई ज्यादा दिन नहीं होते। यहाँ तो युद्ध एक एक, दो दो, तीन तीन साल से चल रहा है। यूक्रेन और अगर रूस का युद्ध देखें तो कब से चल रहा है।
वैसे में 74 दिनों के लिए तेल जो है पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत जो है पहले बताया जाता है कि 27 देशों से तेल मंगाता था, लेकिन अब वो 40 देशों से आयात होता है उसका तेल। और प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत आयात करता है, और इसमें लगभग 1.5 डेढ़ से 2 मिलियन बैरल होर्मुज जलडब्लू मध्य के रास्ते आता है। मतलब समझ लीजिए मोटा मोटी कि एक तिहाई तेल होर्मुज जल डब्लू मध्य से आता है। तो भारत पे असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना भी भयावह असर नहीं पड़ेगा कि भारत परेशान हो जाए। लेकिन तेल की कीमत बढ़ जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और भारत जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज है, वहां से तेल मंगाने के अलावा रूस से भी तेल मंगाता है। अमेरिका भी यही चाह रहा था कि हमसे तेल मंगाओ, हम तेल देंगे तुमको। अमेरिका से तेल आ रहा है, ब्राजील से भी कच्चा तेल आ रहा है। और ये जो रूस जो अपना तेल भेजता है वो स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होम या प्रशांत महासागर से भेजता है। तो भारत का 80% कच्चा तेल रूस से आ रहा है, अकेले रूस से इधर जब से प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने रूस पर, तब से रूस से हमने ज्यादा तेल आयात करना शुरू किया है। इसके अलावा भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कतर से आयात करता है, और कतर गैस भेजने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल नहीं करता है। और अगर कहा जा रहा है कि अगर बंद भी कर देता है ईरान, तो जो तेल वहां से मंगाया जाता था, वो तेल जो है पश्चिम अफ्रीका और अन्य देशों से भी मंगाया जा सकता है। मतलब अगर ये जल डमरू मध्य बंद हो जाता है तो भारत पे असर इसका नहीं पड़ेगा, ये भारत सरकार का कहना है। लेकिन एक रास्ते से जो तेल आ रहा था, अगर एक तिहाई तेल आ रहा था, अगर वो रास्ता बदलता है तो जाहिर है खर्च बढ़ेगा। अमेरिका से तेल लाइए, ब्राजील से तेल लाइए, तो कॉस्टली तो पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, उसके प्रमुख ने कहा है कि ईरान पर जो परमाणु ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिका ने हमला किया है, इससे आर्थिक अनिश्चितता पूरी दुनिया में पैदा होगी। और इसमें यह है कि छोटी अर्थव्यवस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं को खतरा है। संभावनाओं को मतलब जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है वो घटेगा, गिरेगा। जाहिर है युद्ध की स्थिति है, अगर अमेरिका कूदा है तो उसका बड़ा परिणाम तो आएगा, वो युद्ध का विस्तार तो होगा। या जिस पोजीशन में ट्रंप है, जिस तरह से इजराइल साथ खड़ा है, इजराइल का बहुत नुकसान हुआ इस युद्ध में अभी तक। ईरान का भी नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल का नुकसान ज्यादा बड़ा नुकसान है। और जो आइफा, हालांकि आइफा बंदरगाह को अभी तक कोई नुकसान की खबर, बड़ी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आइफा में शहर में जो तेल कंपनियां हैं वहां आग लग गई है, कई सारे ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। और खास करके वहां 4-5 शहरों में बहुत भारी तबाही हुई है इजराइल में। और अमेरिका इसीलिए आया कि इजराइल कमजोर न पड़े, इजराइल का हौसला बढ़ा रहा है। और देखिए परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद फिर तुरंत दूसरे दिन इजराइल ने हमला किया। और बताया जा रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था है, IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका कहना है कि फोर्डो परमाणु स्थल में जमीन के भीतर बहुत अधिक नुकसान हुआ है, ये कहा है इसने। लेकिन ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करेगा। और अब जो है हमारा आचरण जो है, चूंकि जो IAEA है, जब तक हमें पेशेवर आचरण की तरह गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक IAEA के साथ सहयोग को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं कि जो जानकारी मिलती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को,
ईरान कोई जानकारी नहीं देगा, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन जो आईएमएफ की जो चेतावनी है वो बड़ी चेतावनी है। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में, इवन भारत जो ग्रोथ रेट था उसमें भी कमी आई है, कमी और आएगी। वैसी स्थिति में खास करके भारत जैसे देश जो है, उन देशों में परेशानी बढ़ेगी, ये बात पक्की है। और अभी मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट नहीं है जो दुनिया को मंदी से उबार सके। भारत को जिन वजहों से मंदी ने परेशान नहीं किया था, वो वजह थी लघु एवं कुटीर कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मोदी जी ने उसको दो कठोर फैसले लेकर उसको तबाह कर दिया। एक कठोर फैसला नोटबंदी था, और दूसरा कठोर फैसला जो है जीएसटी था। ये दोनों फैसलों को लेकर के जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे भारतवर्ष में, उसको तबाह कर दिया। विपक्ष के नेता कहते रहे, खुद मनमोहन सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के लिए आर्थिक बर्बादी लेकर के आएंगे। जो भक्तगण है उनको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी उनके गले तक पानी आया नहीं, संकट उनके गले तक आया नहीं। लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। अगर यही स्थिति रही, अमेरिका, इजराइल, ईरान ये भिड़ा रहा, तो मुश्किल बढ़ेगी हिंदुस्तान की। वैसे भी हिंदुस्तान में परंपरा नरेंद्र मोदी जी ने खत्म ही कर दी है जानकारी देने की। जो आम आदमी से सवाल होता था, संवाद होता था, वो आम आदमी के सवाल के साथ संवाद नहीं है, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जिसे कि जो सरकार चुन ली एक बार, तो आपका सब खत्म हो गया, अब जो चाहे सरकार करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये लोकतंत्र जो है, एक दिन का लोकतंत्र, केवल वोट देने भर का लोकतंत्र। नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम यही कहा। देखिए, रेखा गुप्ता, उनका बयान चल रहा है कि रेखा गुप्ता जी ने कहा कि 2014 से पहले भारत सांपों और सपेरों का देश था। अब बताइए, मतलब चीफ मिनिस्टर, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल रही हो, कितना हास्यास्पद है। मुझे याद आया कि बड़ा चर्चा हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था, और उन्होंने हिंदी में भाषण किया था, और बड़ी चर्चा हुई थी हिंदी में भाषण की अटल बिहारी वाजपेयी की। हमने मजाक में लिखा भी कि उसके बाद जब भाषण के बाद, जब ताली बजाने के बाद दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां थे, जो रिप्रेजेंटेटिव वहां थे, उन लोगों ने कहा कि वाजपेयी जी जरा नागिन डांस करके दिखाई। वहां रेखा गुप्ता गवाह के तौर पे मौजूद थी वहां। मतलब इतनी हल्की और ओछी बात करने वाले लोग मुख्यमंत्री के पद पर हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। बहरहाल, जो वर्ल्ड के नक्शे पर भारत का कभी जो कूटनीतिक असर हुआ करता था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया दिखता है। बड़ा चर्चित हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। वो विज्ञापन बड़ा हिट है, पापा पापा। वो तो नहीं है रुका। ये इजरायल और ईरान के युद्ध में मोदी जी को जैसे लगता है कि सांप सूंघ गया है, कुछ आवाज नहीं आ रही। ईरान से बात तो की उन्होंने, कुशल छे पूछा और कैसे है, कितना नुकसान हुआ है। इजरायल से नहीं कह सके, अमेरिका से नहीं कह सके कि भाई क्यों कर रहे हैं, ये हमें भी पसंद नहीं है। ईरान हमारा पुराना सहयोगी है, आप भी हमारे पुराने सहयोगी हो, मत लड़ो, लड़ने से दोनों का नुकसान होगा। हमारे यहाँ तो बुद्ध है। मोदी जी नहीं कर सके, इतना कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके। भुवनेश्वर जाकर के भले उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कि हमको ट्रम्प ने बुलाया था कि आइए खाना खा लीजिए। लोगों ने उसको गप माना, और गप मोदी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं, शायद बहुत बार गप कर चुके हैं। अब तो और ट्रम्प साहब आ गए हैं, 18 बार बोल चुके कि हमने सीज फायर कराया। अब कौन गप कर रहा है, मोदी जी गप कर रहे हैं कि ट्रम्प गप कर रहा है, ये सोचना बड़ा मुश्किल, समझना बड़ा मुश्किल हो गया। हम लोग जो दुविधा में है कि गप कौन कर रहा है। तो जिस तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं, उसमें लगता है कि दोनों गप्पी, और उसमें कंपटीशन है कौन बड़ा गप्पी है। आप तय कीजिए कौन बड़ा गप्पी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।